इस चैप्टर हम आज पढ़ेंगे आज की क्लास में वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। देखो इसमें पहली टॉपिक हम इसमें जानेंगे क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर देखो, जो तुम्हारा क्षेत्रफल होता है वह सदिश होता है, समझ गए। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, एक सदिश होता है, समझ गए। और क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे मैं कहूँ कि इस कुर्सी की एरिया इतना है, समझ गए, 2 वर्ग मीटर है, तो ये क्षेत्रफल हो गया। लेकिन क्षेत्रफल की जो है क्षेत्रफल की दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, समझ गए। क्षेत्रफल का दिशा के परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। अगर मान लूँ मैं कि ये हमारा कोई अपने मन से लिया गया एरिया है ए, समझ गए, अपने मन से लिया गया एरिया ए है, तो इसकी दिशा जो है इसके लंबवत, तो इसकी दिशा किधर होगी, जो तुमने समतलीय क्षेत्रफल लिया है ए उसके लंबवत ऊपर की तरफ होगी। ये एन कैप है, इसकी दिशा किधर होगी जी, लंबवत ऊपर की तरफ होगी, लंबवत ऊपर की तरफ होगी। तो तुम्हें याद रखना है कि क्षेत्रफल क्या होता है, एक सदिश होता है, समझ गए। और क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और यह दिशा क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की ओर होती है, समझ गए। अभिलंब मतलब जो लंब डाला गया है। तो क्षेत्रफल वेक्टर को अगर हम देखें तो वेक्टर ए बराबर होता है एन कैप मॉड ऑफ वेक्टर ए, समझ गए, एन कैप मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये तुम्हारा क्षेत्रफल वेक्टर का फार्मूला है। क्षेत्रफल वेक्टर का फार्मूला क्या है, तो एन कैप क्या है जी, क्षेत्रफल इसका एकांक सदिश है, समझ गए। एकांक सदिश नहीं, एन कैप आई कैप जे कैप पढ़े हो 11 में या तो पढ़ाया जाएगा, तो एन कैप ए कैप। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो तुम्हें पता है क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, समझ गए। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा तो एल स्क्वायर हो जाएगी, बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, समझ गया। और क्षेत्रफल ये गॉस की प्रमेय चल रहा है, समझ गए। गॉस की प्रमेय दूसरा चैप्टर, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, ध्यान से सुनो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ गए। जो तुमने लिखा है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा एल स्क्वायर होती है। और क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं जी, तो क्षेत्रफल को हम वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद तुम्हारी जो अगली टॉपिक आती है घनकोण, जो मैंने बोला था कि तुम्हें बताऊंगा। घनकोण क्या होता है, समझ गए। घनकोण इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल। देखो घनकोण किसे कहते हैं, तो पहले घनकोण से पहले मैं कोण को डिफाइन कर रहा हूं। अगर ये वृत्त है तो वृत्त का कोई भी चाप, वृत्त का अगर ये चाप ले ले हम, तो वृत्त का चाप जो केंद्र पर कोण आंतरित करता है उसे कोण कहते हो तुम, समझ गए। वृत्त का कोई भी चाप केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे क्या कहते हो तुम, कोण कहते हो, समझ गए। क्या कहते हो, कोण कहते हो। और कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन होता है। उसी तरह जो है घनकोण को भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन घनकोण में वृत्त नहीं होगा, कोण में वृत्त होता है। कक्षा 10 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो है पृष्ठीय इस पे आंतरिक कोण थीटा है, तो क्षेत्रफल वाला पढ़ा होगा वृत्त में, शायद क्या नाम था उसका, कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है, समझ गए। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर वाला जिसमें फार्मूला तुम लगाते हो। तो ये हो गया हमारा क्या, वृत्त। कोण को हमने डिफाइन किया। अब देखो हम घनकोण को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम घनकोण को गोला से डिफाइन करेंगे। अगर कोई गोला है, समझ गए, गोला, हम अगर गोला ले लें, ये हमने कोई गोला ले लिया और इसके एक काल्पनिक पृष्ठ, और इसके पृष्ठ द्वारा, किसी भी पृष्ठ द्वारा, इसके पृष्ठ द्वारा अगर हमने इस पृष्ठ को ले लिया, तो इसके पृष्ठ द्वारा जो कोण आंतरित होता है, इसके पृष्ठ द्वारा जो कोण आंतरित होता है उसे घनकोण कहते हैं, समझ गए। इसके पृष्ठ द्वारा जो कोण आंतरित होता है उसे क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। अंतर क्या है जी कोण और घनकोण में, तो इसमें गोला रहेगा, उसमें क्या, वृत्त रहेगा। गोला तुम्हारा ठोस भी हो सकता है, समझ गए। तो अगर हम कहें ये गोले का केंद्र है और हमने कोई इसका अवयव, मान लो ये कोई हमने काल्पनिक अवयव ये ले लिया, समझ गए। मैंने कहा ना कोई एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे, तो हमने ये पृष्ठ ले लिया और इसको क्या किया, यहाँ से ये जो कोण आंतरित कर रहा है, ये जो पृष्ठ
दोनों केंद्र पर जो केंद्र का हमने निर्देशांक वो मान लिया, ये जो कोण आंतरित करता है इसी को हम घनकोण कहते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं डी ओमेगा से। अगर ये दूरी हम मान लें आर है, जो पृष्ठ हमने माना है वो दूरी क्या है, आर है, और ये जो पृष्ठ हमने माना इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कि डी ए है। जो भी पृष्ठ हमने लिया है उसका क्षेत्रफल क्या है, डी ए है। तो लिए गए पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है, गोले के अंदर लिए गए पृष्ठ द्वारा केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है और इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं जी, डी ओमेगा से। देखो घन कोण जो है तुम्हारा, घन कोण डी ओमेगा ये डी ए अपान आर स्क्वायर, जो क्षेत्रफल है और जो दूरी है तुम्हारी, जो तुमने पृष्ठ लिया और केंद्र से दूरी है, ये किसके बराबर होता है। जैसे कोण बराबर तुम पढ़ते हो तो क्या लिखते हो, कोण बराबर क्या होता है बोलो, चाप बटा के त्रिज्या, यही होता है ना। तो इसमें भी हो जाएगा घनकोण बराबर घनकोण। तो यहाँ पे चाप का मतलब क्षेत्रफल हो गया, समझ गए, चाप का मतलब क्षेत्रफल। ये जो पृष्ठ लिए जैसे यहाँ पे तुम लिए थे तो ये क्या, इसको हम बोलते चाप, परिधि है तो चाप है, समझ गए। तो डी ए अपान आर स्क्वायर जो तुम्हारा घनकोण होता है, घनकोण का फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। आर क्या है, तो केंद्र से पृष्ठ की दूरी है और डी ए जो तुमने पृष्ठ लिया है उसका क्षेत्रफल है। अगर इसमें हम जो है इसमें डी ए और आर स्क्वायर को हम एकांक कर दें, समझ गए। अगर इसमें हम यदि मान लें कि डी ए बराबर आर स्क्वायर हो जाए, यानी कि क्षेत्रफल इसके आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इस चीज़ को हम डिफाइन करें कि एक स्टेरेडियन होता क्या है, एक स्टेरेडियन, समझ गए। जैसे यहाँ से अगर डी ए बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा तो डी ओमेगा मतलब स्टेरेडियन का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर डिफाइन करें कि एक स्टेरेडियन होता क्या है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, समझ गए। एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जिसके गोले के एक भाग द्वारा उसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। अगर तुमने क्षेत्रफल को त्रिज्या के वर्ग के बराबर कर दिया तो घनकोण का मान क्या हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। घनकोण का मान क्या हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन हो जाएगा, समझ गए। तो ये था हमारा क्या, घनकोण। अब इसी घनकोण को अगर तुम वेक्टर रूप में लिखते हो, समझ गए, इसी घनकोण को क्या लिखते हो तुम, वेक्टर रूप में, तो डी ओमेगा बराबर हमें क्या मिल जाता है, तुम्हें यहाँ पे बता दूं। वेक्टर रूप का मतलब जैसे देखो इसी चीज़ को मैं, ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, यानी कि ये था इस टाइप का कुछ ऐसे। अब यहाँ पे क्या बिंदु ओ है, ये वाला जो कोण आंतरित हो रहा है ये तुम्हारा डी ओमेगा है, समझ गए। और ये हमारा क्या था, ये हमारा डी ए है जो तुमने क्षेत्रफल लिया है, समझ गए। और यहाँ पे हम देखेंगे जो है ये डी ए की दिशा है, क्षेत्रफल की दिशा है। मैंने बताया कि क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, सदिश होता है। और ये एन कैप क्षेत्रफल का जो है एकांक सदिश, अभी इससे पहले क्षेत्रफल को बताए थे, क्षेत्रफल का एकांक सदिश है। और इसके बीच का कोण यदि हम मान लें क्या है, थीटा है, इसके बीच का कोण क्या मान लें, थीटा है। तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा, उसको हम क्या लिखेंगे जी, डी ए कास थीटा। क्षैतिज घटक के साथ कास लेते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक के साथ क्या लेते हैं, साइन लेते हैं, ये तुम्हें बताया गया होगा, समझ गए। तो डी ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा, डी ओमेगा बराबर, हाँ भाई डी ए कास थीटा हो गया। ए को हमने क्षैतिज घटक में बांट दिया है तो डी ए कास थीटा आ गया, समझिए। इसी चीज़ को हम गॉस की प्रमेय में प्रयोग करेंगे। गॉस की प्रमेय में इसी को प्रयोग किए थे तो तुम लोग कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा। डी ए कास थीटा अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, समझ गए। ये इसका जो है सदिश रूप हो गया, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। या इसी चीज़ को तुम लिख सकते हो डी ओमेगा बराबर वेक्टर ए डी ए
डॉट एन कैप अपान आर स्क्वायर, इस चीज़ को भी लिख सकते हो। डी ए को करोगे तो डी ए का हो जाएगा, डी ए कास्ट थीटा हो जाएगा, समझ गए। हाँ, डी ओमेगा बराबर कहाँ पे, यहाँ पे। ये कैसे हो गया, तो मैंने बोला ना कि जब इसको ये सदिश रूप लिख रहा हूँ और सदिश रूप में ये बीच का कोण थीटा है, जब इसको तुम डी ए को 36 घटक में बांटोगे तो डी ए कास्ट थीटा हो जाएगा। और वैसे भी भाई डॉट गुणन है, और डॉट गुणन है जब हटाओगे तो डी ए कास्ट थीटा ही आएगा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कास्ट थीटा, ए बी कास्ट थीटा। हाई एन कैप तो दिशा को प्रदर्शित करता है, वो इकाई सदिश है। एन कैप क्या है, इकाई सदिश है, वो दिशा को प्रदर्शित करता है, एन कैप, समझ गए। तो ये चीज याद रखना कि डी ओमेगा बराबर डी ए कास्ट थीटा बटा आर स्क्वायर भी होता है स्टेरेडियन घन कोण के केस में, समझ गए। कुछ समझ में आया। चलो अब इसके बाद जो अगली टॉपिक आती है, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने बताया घनकोण किसे कहते हैं, तो किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे घनकोण कहते हैं, समझ गए। उसे क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। घनकोण को डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और डी ओमेगा बराबर होता है डी ए अपान आर स्क्वायर। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, और मैंने डिफाइन किया एक घनकोण किसे कहा जाता है, तो एक स्टेरेडियन मतलब एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा केंद्र पर आंतरित होता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, समझ गए जी। अब इसमें पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, समझ गए। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो इससे पहले मैंने तुम लोगों को बता रखा है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, समझ गए। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, समझ गए। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, समझ गए। यानी कि ये मान लो हमने कोई पृष्ठ ले लिया, समझ गए। ये मान लो हमने कोई पृष्ठ ले लिया, हमने क्या किया, कोई पृष्ठ ले लिया, और ये किस में है जी, एक वैद्युत क्षेत्र में है। तो ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, समझ गए। और इसमें कोई हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें कोई हमने एक छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, और इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं क्या है जी, इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि डी ए है। इसका क्षेत्रफल क्या मान लें, डी ए। तो इसकी दिशा को अगर हम डी ए को देखें तो ये डी ए हो जाएगा। डी ए क्षेत्रफल सदिश है, मतलब उसकी दिशा होती है, तो डी ए हो गया। और डी ए को इधर कर लेते हैं, इधर ई की, ए ई की दिशा है, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये सब क्या वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, ई हो गया, और डी ए हमारा इधर हो गया, ऐसे बना लें डी ए। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, समझ गए। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं जी, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो हम वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, देखो वैद्युत फ्लक्स में कौन कौन सी चीजें हैं जी, इसमें हमने क्षेत्रफल लिया है, विद्युत क्षेत्र लिया है, ये सारी चीजें लिया है। तो देखो अगर मान लिया हम कि कोई पृष्ठ, माना कि पृष्ठ क्या है जी, माना कि पृष्ठ डी ए है। इसमें क्या माना पृष्ठ डी ए है, माना कि पृष्ठ डी ए है, हमने काल्पनिक पृष्ठ अपने से एक डी ए लिया है, समझ गए। और वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है।
माना कि पृष्ठ डीए की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई है। समझ गए? वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। तब जो है तुम्हारा, तब ई का ई डॉट डी ए, समझ गए? ये ब्रैकेट में लिखा गया है, मतलब ई और डी ए का स्केलर गुणन, जिसको तुम डॉट गुणन कहते हो, इस स्केलर गुणन वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। एक परिभाषा अगर गणितीय रूप में तुम देना चाहो तो वैद्युत क्षेत्र तथा लिया गया जो काल्पनिक पृष्ठ है ना, उसके डॉट गुणन को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए? मतलब ई डॉट डी ए क्या हो गया? वैद्युत फ्लक्स हो गया। समझ गए? स्केलर गुणन को ही क्या कहते हैं हम? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए? तो ये तो हमने क्या किया, इस पृष्ठ के कारण केवल निकाल लिया। इस पृष्ठ के कारण इसका क्षेत्रफल dA और इसके स्केलर गुणन को हम क्या कह दिए जी? वैद्युत फ्लक्स कह दिए। केवल इसी पृष्ठ के कारण हमने निकाला ये तो। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ के कारण क्या हो जाएगा अगर हम कहें पूरा? तुम्हें बताया है मैंने, समाकलन क्या करते हो। जैसे समाकलन में ये होता है कि तुमने कोई छोटा सा पृष्ठ माना और तुमने कर दिया उसका समाकलन, और मतलब निकाल लिया, फिर उसके बाद समाकलन कर दिया तो पूरे पृष्ठ का आ जाता है। समाकलन जो होता है तुम्हारा दो लिमिट के अंतर्गत होता है। यानी कि तुमने कोई समाकलन अगर तुम्हें करना है, अगर ये छोटी वैल्यू है, समाकलन कर दिए तो पूरी वैल्यू निकल जाएगी उसकी। समझ गए? तो वही बात है, यहाँ पे जो हमने छोटा सा पृष्ठ माना था उसके लिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया? ई डॉट डी ए। अब तुम्हें पूरे पृष्ठ के कारण निकालना है तो बस समाकलन कर दो। पूरे पृष्ठ के कारण निकालना है तो क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे, पूरा जो है आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे जी? फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डॉट डी ए। मैंने बताया कि संपूर्ण के लिए हम क्या कर देंगे? इसका जो है स्केलर गुणन करते हैं, संपूर्ण के लिए समाकलन कर देंगे। तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो गया। समझ गए? अब देखो ये जो पृष्ठ हमारा है बंद पृष्ठ है। समझ गए? वैद्युत फ्लक्स जो लगाया जाता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बंद पृष्ठ है। अगर बंद पृष्ठ होगा तो इसी को हम कैसे लिख देते हैं? इसी में ये चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स है। ज़्यादातर बंद पृष्ठ के लिए हम यूज करते हैं, जो गॉस की प्रमेय लगाई जाती वो बंद पृष्ठ के लिए लगाई जाती है। समझ गए? गॉस की प्रमेय किसके लिए लगाई जाती? बंद पृष्ठ के लिए लगाई जाती है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस चीज को देखें, वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा जी? ई डी ए कास थीटा हो जाएगा कि नहीं? अगर हम कहें, अगर हम मान लें इसके और इसके बीच का कोण क्या है? थीटा है। इसके और इसके बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो ये क्या है? डॉट गुणन है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा होता है। डॉट गुणन में तुम कास लाते हो और क्रॉस गुणन में क्या लाते हो? साइन लाते हो। तो क्या आ जाएगा? ई डी ए कास थीटा आ जाएगा कि नहीं? ई डी ए कास थीटा, वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर। यहाँ से अगर फाई ई बराबर हम करना चाहें तो क्या मिल जाएगा हमें? ई डॉट डी ए को हम क्या लिख लिए जी? ई डी ए कास थीटा, ई डी ए कास थीटा। तो फाई ई बराबर, ये देखो ई तो बाहर हो जाएगा ना, कास थीटा भी बाहर हो जाएगा और अंदर कौन रहेगा? डी ए रहेगा। मैंने बताया समाकलन उसी का किया जाता है जिसमें डी लगा होता है। अब ये सब अचर पद हो गए ना, अचर पद हो गए तो बाहर हो गए। अब क्या हो जाएगा? देखो फाई ई बराबर, अब ई कास थीटा और डी ए का समाकलन, डी एक्स का समाकलन क्या होता है? बोलो, डी एक्स का समाकलन एक्स होता है।
तो डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या बगल में तुम ये भी लिख सकते हो इंटीग्रल डी ए अगर है तो ये संपूर्ण पृष्ठ समाकलन के बराबर होगा। अगर तुम समाकलन कर दोगे, है डी ए का मतलब छोटा सा भाग होता है। मैंने बताया कि जिस डी बाई डी एक्स पढ़ते हो ना, तो मैंने बताया कि जिसके आगे डी लग जाता है उसका मतलब न्यूनतम हो जाता है, लेकिन समाकलन कर रहे हो तो उसका पूरा आ जाएगा। समाकलन कर दोगे तो पूरा आ जाएगा। तो ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा जी, डी ए का। तो फाई ई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। हमें फाइनल फार्मूला मिल गया वैद्युत फ्लक्स का, फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे मिला है, ये इसको आगे बढ़ा देते हैं, फाई ई ए कास थीटा, ये चीज समझ गए। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। ये इंटीग्रल वाला था, ये इंटीग्रल रूप नहीं है। अब देखो इसमें विशेष स्थितियां आती हैं। विशेष स्थितियां का मतलब होता है कि जब तुम जो है अलग अलग स्थितियों में, जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, क्षेत्रफल लंबवत हो, समांतर हो, क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समांतर हों तो क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो पहली स्थिति में हम मान लेते हैं कि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर है। समझ गए, ई के क्या है जी, समांतर है। हम मान लेते हैं पहली स्थिति में कि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, अर्थात ई की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, सेम है। तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमें, थीटा समांतर है तो थीटा बराबर 0। समझ गए, यानी कि फाई ई बराबर ई ए कास 0। तो फाई ई बराबर मिल जाएगा, कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमें मिल जाएगा फाई ई बराबर ई ए। समझ गए, क्या मिल जाएगा, फाई ई बराबर हमें मिल जाएगा ई ए। यह अधिकतम मान है। समझ गए, फाई ई का क्या मैक्स वैल्यू है, मैक्सिमम मान है वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स का क्या है, मैक्सिमम मान है। यदि यहीं पे मैं कह दूं कि दोनों क्या है, लंबवत है, अगर मैं दूसरी पॉइंट में कह दूं कि जो है समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, अर्थात क्या हो जाएगा जी, थीटा बराबर 90 अंश, यानी कि फाई ई बराबर ई ए कास 90, और कास 90 का मान होता क्या है, तो 0 होता है, यानी कि फाई ई बराबर 0। यहाँ पे इसका जो है 0 मान आ गया। समझ गए। अब यहीं पे अगर मैं कह दूं 180 अंश पे हो तो थीटा बराबर अगर 180 करोगे तो ये तो माइनस में आ जाएगा, फाई ई बराबर ई ए कास 180। तो फाई ई बराबर ई ए कास 180 का मान -1 होता है, निकाल लेना। फाई ई बराबर माइनस ई ए, यह फाई की मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ये इसकी विशेष परिस्थितियां थी। सवाल लगाने के समय ये नहीं, सवाल की कुछ कंडीशन रहती है ना, ये तो सही है, लेकिन सवाल उस समय क्या कह रहा है, कैसे लंबवत और समांतर है, उस चीज़ को देखना पड़ेगा, तब लगता है। लेकिन ये तो ठीक है, ऐसे ही रहेगा। समझ गए। हाँ, विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है, कहाँ बताया है, अच्छा ठीक है। तो सदिश से हम देखते हैं, क्षेत्रफल सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। आगे देखो सदिश दिया है, चलो तो सदिश ही होगा, तो सदिश जानते थे। देखो अब इसमें हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा हम लिख लेते हैं। समझ गए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है,
और बीमा क्या होती है। तो देखो कैसे हम लिखेंगे, तो देखो अब फाई ई बराबर हमने क्या निकाला है जी, ई ए निकाला है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक। अब ई का मात्रक देखो कैसे निकालोगे, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की का फार्मूला मैंने बताया ई बराबर एफ बटा क्यू जीरो। तो ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ई का मात्रक क्या होता है जी, फार्मूला तुम्हें बताया है ना कि ई बराबर एफ बटा क्यू जीरो, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम और गुणे ए का मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर, यानी इसको मिला दो तुम तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। समझ गए, क्या हो जाएगा, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये तुम्हारा किसका मात्रक हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। अगर हम इसकी बीमा की बात करें, फाई ई की बीमा, फाई ई की बीमा, तो हम क्या लिखेंगे, ई की बीमा क्या लिखेंगे जी, ई की बीमा गुणे ए की बीमा। ए की बीमा तो तुरंत लिख लेंगे, समझ गए। अब देखो ई की बीमा लिखना है तो ई बराबर फार्मूला एफ बटा क्यू। तो एफ की बीमा एम एल टी पे माइनस दो होती है। एफ की बीमा क्या होती है, एम एल टी पे माइनस दो। और क्यू की बीमा क्या होती है, आई बराबर क्यू अपान टी होता है। तो क्यू बराबर आई टी, तो यानी कि ए टी। समझ गए। तो अब हम फाइनल अगर देखें तो ई की बीमा हमें मिल क्या जाएगी, तो मिल जाएगी एम ए इनवर्स टी पर माइनस 3 घात, ये मिल जाएगी। ई की बीमा हमें मिल गई एम ए इनवर्स टी पर माइनस 3 घात, अच्छा यल एम एल एल यहाँ पे लिखा जाएगा। चलो एम एल टी पर माइनस 3 ए इनवर्स, ऐसा सही है ना। और एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर का कर दो तुम तो एम एल पर 3 टी पर माइनस 3 ए इनवर्स, ये तुम्हारी हो जाएगी बीमा। किसकी बीमा जी, तो वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो जाएगी। अब वैद्युत फ्लक्स अगर तुम्हें क्लियर हो गया है तो अब हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। समझ गए, गॉस की प्रमेय जो है इसी पर आधारित है, वैद्युत फ्लक्स पर ही। हाँ देखो आगे इसमें गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति बता देता हूं, शेष अगले डे पे करता हूं। इसमें नोट करते जाओ अपना, गॉस की प्रमेय लिखवाया भी हूं जी। गॉस की प्रमेय, देखो गॉस की प्रमेय का कथन क्या है। गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लगाई जाती है, बंद पृष्ठ के लिए। किसी बंद पृष्ठ से, और वो भी काल्पनिक, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर, मतलब उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आवेश का, आवेश मतलब Q का 1/ε0। देखो लिखे नहीं कि Q का मतलब गुणा, और कितना गुना जी, 1/ε0 गुना। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा ε0। ये है गॉस की प्रमेय का कथन। गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लगाई जाती है, समझ गए। और कथन क्या है, तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझ गए, 1/ε0 गुना होता है। या तुम इस चीज को अगर तुम सदिश रूप में लिखो, सदिश रूप में, तो फाई ई बराबर, ये भी तो होता है, फाई ई बराबर ई डॉट डी ए बराबर Q/ε0 गुना। समझ गए, यानी कि Q बटा ε0।
ये गॉस की प्रमेय। फाई ई का मान तुमने ये कहाँ से निकाला, वैद्युत फ्लक्स को ना, इसी चीज को गॉस ने Q बटा एप्सिलॉन 0 बना दिया, समझ गए। तुमने गॉस अभी वैद्युत फ्लक्स को E डॉट डी निकाले थे ना, तो फाई ई बराबर E डॉट डी ए Q बटा एप्सिलॉन 0, ये गॉस की प्रमेय है। अब देखो हम उत्पत्ति को देखेंगे। गॉस की प्रमेय गॉस ने कैसे बता दिया Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है, तो इसकी उत्पत्ति को हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है उसको हम लेंगे और हल करेंगे, समझ गए। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे गॉस के गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। देखो उत्पत्ति को हम कैसे देखेंगे, तो सब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, पहले हम फिगर को बना लेते हैं। यहाँ पे गॉस की प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए लगाई जाती है। मैंने मान लिया कि एक बंद पृष्ठ है, समझ गए। और यहाँ पे हमने एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया। यहाँ पे क्या किया जी, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, और यह पृष्ठ इसके केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसको हम क्या बोलते, डी ओमेगा। जो कोण आंतरित करता है क्या बोलते हैं, अभी बताया ना। ये काल्पनिक पृष्ठ और बंद पृष्ठ तो हो गया ना गोला, बंद पृष्ठ है तो हो गया गोला, समझ गए। तो डी ओमेगा आंतरित करता है। यहाँ पे कौन सा आवेश है, तो प्लस क्यू, यहाँ पे आवेश है प्लस क्यू। और बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया जी, ये जो बीच की दूरी है इसको हमने मान लिया क्या, आर। इसको क्या मान लिया, आर। बीच की दूरी को हमने मान लिया आर। अब यहाँ पे बिंदु P पे, और यहाँ बिंदु P है जहाँ पे मैंने इस माना है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र और जो है क्षेत्रफल सदिश को देखते हैं। तो ये हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र हो गया, और इधर हो गया हमारा जो है DA क्षेत्रफल सदिश, और इसके बीच का कोण हमने मान लिया क्या है, थीटा है। इसके बीच का कोण हमने क्या मान लिया जी, थीटा है। हमने बताया ना क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, सदिश है।